नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और आपके साथ मैं हूं रुमाना अलवी। रात 10 बजे में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का देश भर में विरोध हो रहा है। इसी कड़ी में छात्रों ने ग्वालियर में रेलवे स्टेशन समेत अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन किया और जमकर तोड़फोड़ की। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध ग्वालियर में भी दिखा। ग्वालियर के बिरला नगर स्टेशन पर सेना की तैयारी करने वाले छात्रों ने जमकर उत्पात मचाया और तोड़फोड़ भी की। 1000 से ज्यादा छात्रों ने ग्वालियर के गोला का मंदिर, पड़ाव, तानसेन नगर, सेवा नगर समेत शहर के तमाम इलाकों में हिंसक प्रदर्शन किया। उपद्रवियों ने रेलवे स्टेशन पहुंचकर भिंड, इंदौर, रतलाम इंटरसिटी और बुंदेलखंड एक्सप्रेस में भी तोड़फोड़ की। पुलिस वीडियोग्राफी के आधार पर कार्रवाई करने की बात कह रही है। किनारे के बैरिकेड कहीं तोड़ दिए थे, 1-2 कुर्सियां बैठने की जगह ऐसे करके 1-2 कांच। आर्मी भर्ती के जो नियम हैं उसको लेके इन्होंने विरोध प्रदर्शन करना चालू किया। वीडियोग्राफी के आधार पे इनको चिन्हित करके और इनकी गिरफ्तारियां करेंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर आरोप लगाया कि कमलनाथ के ट्वीट से छात्रों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हुई। भ्रम फैलाने की कमलनाथ जी का ट्वीट मैंने देखा, उन जैसों की एक कोशिश है। जिला प्रशासन और पुलिस के संयुक्त प्रयास से काफी मशक्कत के बाद शहर में शांति कायम करने में सफलता मिली। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी के नोटिस और AICC दफ्तर में दिल्ली पुलिस की एंट्री के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने रायपुर में धरना प्रदर्शन किया। देश के सभी राज्यों की राजधानी में धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा गया। रायपुर में ज्ञापन सौंपने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि राहुल गांधी देश के मुद्दों को उठा रहे हैं। इससे घबराई केंद्र सरकार जबरन ईडी नोटिस भेजकर कांग्रेस के लोगों को डराना चाह रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस जहां अपनी योजनाओं की बदौलत दोबारा चुनाव जीतने का दावा करने के साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई और हिटलर शाही का आरोप लगाकर जनता के बीच पहुंच रही है। महामहिम राज्यपाल महोदया को महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम हमने ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन में हम महामहिम से मांग की है, केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार संवैधानिक संस्थाओं का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है, विपक्ष की आवाज़ को दबाने का प्रयास की जा रही है। देखिए, जिस तरह से केंद्र की मोदी की सरकार हमारे विपक्षी नेताओं के खिलाफ जिस तरह का षड्यंत्र रच रही, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के खिलाफ ईडी में जिस तरह का मामला लाके परेशान करने का काम किया जा रहा है, निश्चित रूप से ये निंदनीय है। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से पूछताछ मामले में आज कांग्रेस ने पूरे देश में राजभवन घेराव का ऐलान किया, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस को स्थानीय चुनाव की आचार संहिता के चलते प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिली, जिसके बाद भोपाल में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने राजभवन जाकर राज्यपाल को घटना के विरोध में ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देते हुए मामले पर संज्ञान लेने का आग्रह किया। राजभवन में आया हुआ है और हमने ज्ञापन देकर आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी के खिलाफ ईडी ने जो प्रकरण 2015 में समाप्त हो चुका था, उसे पॉलिटिकल आधार पर कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए और हमारे कार्यकर्ताओं का इलेक्शन में मनोबल तोड़ने के लिए फिर प्रारंभ किया है। दमोह में सिद्धार्थ मलैया के बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद पार्टी के करीब 10 पदाधिकारियों ने प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, जिसमें 4 महिला पदाधिकारी भी शामिल हैं। इस्तीफा देने वालों में पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंघई, पूर्व जिला उपाध्यक्ष अखिलेश हजारी, पूर्व जिला उपाध्यक्ष सुधा झारिया और पूर्व पार्षद भी इसमें शामिल हैं। मामले में जानकारी देते हुए भाजपा के जिला उपाध्यक्ष अमित बजाज ने कहा कि पार्टी की गाइडलाइन से बाहर जो भी कार्य करेगा उसे बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री जयंत मलैया के पुत्र सिद्धार्थ के द्वारा पार्टी की कार्यशैली तथा दमोह के भाजपा के नेताओं से नाराज होकर भाजपा पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से अपना इस्तीफा दिया था। उन्होंने इस्तीफे दिए हैं। अभी कुछ दिन पूर्व सिद्धार्थ मलैया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और चूंकि जो पार्टी में व्यक्तिवाद नहीं चलता, राष्ट्रवाद चलता है और अगर किसी व्यक्ति से प्रेरित होकर के सभी लोग इस्तीफा देना चाहते हैं तो स्वागत है।
मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों में पार्षद प्रत्याशियों को लेकर पेंच फंसा हुआ है। हर स्तर पर बैठकों का दौर लगातार जारी है, लेकिन नामों की सूची जारी नहीं हो रही है। बीजेपी की ग्वालियर में जिला कोर कमेटी और संभागीय कोर कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए संभाग के प्रभारी आशुतोष तिवारी, बैठक के संयोजक विवेक शेजवालकर, जयभान सिंह पवैया, प्रद्युमन सिंह तोमर, भरत सिंह कुशवाहा समेत बीजेपी के बड़े नेता भी इसमें शामिल हुए हैं। मंत्री भारत सिंह कुशवाहा का कहना है कि नामों की घोषणा करने में वक्त लगेगा, लेकिन देर रात या फिर कल तक नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। कौन कार्यकर्ता उपयुक्त रहेगा, मैं ऐसा मानता हूं, अधिकतर पार्षदों के लिए सहमति बन चुकी है। कुछ थोड़े बहुत बातें रही होंगी, उन पे आज मंथन हो जाएगा और एक आध दिन में संगठन सूची जारी करेगा। कोरोना के वक्त ऑनलाइन एग्जाम देने वाले छात्र भर्तियों और प्रोफेशनल कोर्सेज के एडमिशन में बाजी मार ले जा रहे हैं। दरअसल बीते 2 सालों में सभी परीक्षाएं ऑनलाइन हुई। उनमें अलग अलग कोर्स के छात्र 80 से 95% तक अंक लाए हैं, जबकि उससे पहले रेगुलर एग्जाम देने वाले छात्रों के औसतन अंक 65 से 70% आ रहे थे। ऐसे में ऑनलाइन पास होने वाले स्टूडेंट को नंबर ज्यादा आने के कारण भर्तियां और एडमिशन में वरीयता दी जा रही है। ऐसा ही कुछ हाल छत्तीसगढ़ में भी है। नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज के स्टूडेंट का है। ऑफलाइन एग्जाम देने वालों को वेटिंग लिस्ट में भी जगह नहीं मिली थी, लेकिन कोरोना काल के दौरान सेवा के बदले मिले 10 नंबर भी फायदा नहीं दिला पा रहे हैं। हाल ही में 300 पदों की नर्सिंग भर्ती में भी यही देखने को मिला है। अभ्यर्थी परेशान हैं। इधर चिकित्सा शिक्षा संचालक डॉक्टर विष्णु दत्त का कहना है कि स्वास्थ्य संबंधी जिन कोर्सों में संबंधित काउंसलिंग ने ऑनलाइन परीक्षाएं की अनुमति दी थी, उन्हें ही ऑनलाइन एग्जाम की छूट दी जाएगी। अब उनके नंबर ज्यादा आए या फिर कम, क्या किया जा सकता है? उनके मुताबिक मामले की जानकारी शासन को भेज दी गई है। फिलहाल कोई दिशा निर्देश नहीं मिले हैं। इधर स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का कहना है कि विभाग में कई सारे पद खाली पड़े हैं। शासन को अधिक से अधिक वैकेंसी निकालना चाहिए, जिससे सभी को मौका मिल सके। ऑनलाइन पे जो जांचने का तरीका है, वो जांचने वाला ही बेहतर बता पाएगा कि उसके नंबर आगे पीछे कैसे हुआ और क्यों हुआ। ये तो जानकारी जांचने वाले को होगा। शासन ने जो निर्देश जारी किया था कि ऑफलाइन ऑनलाइन करना है, उसके अनुसार किया गया है। अभी जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं, उसमें बहुत सारे विद्यार्थी अधिक अंक पा रहे हैं और ऑफलाइन में कम पा रहे हैं। तो हमारा शासन से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा पद का विज्ञापन जारी करें, जिससे ऑफलाइन जो के विद्यार्थी हैं उनका भी भला हो सके। छत्तीसगढ़ में खाद्य पदार्थों की जांच को लेकर खाद्य एवं औषधि प्रसाधन विभाग जरूरी नहीं समझता। शायद इसलिए केंद्र सरकार से मिली मोबाइल यूनिट का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। 6 महीने पहले 5 मोबाइल यूनिट रायपुर भेजी गई थी, लेकिन इन 6 महीने में विभाग ने ना तो इनका इस्तेमाल किया और ना ही जिलों को भेजा। ये मोबाइल यूनिट यहीं खराब हो रही हैं। संवाददाता विनय वर्मा ने इसका जायजा लिया। छत्तीसगढ़ के बाज़ारों में अमानक खाद्य पदार्थ बिकने की हमेशा शिकायत बनी रहती है और हर बार खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ये बात आती है कि हमारे पास संसाधन ही नहीं है, जिसके कारण से जांच नहीं हो पाती है। लेकिन संसाधन होने के बावजूद उसका उपयोग नहीं करने की आज आपको उदाहरण दिखाते हैं। ये मोबाइल यूनिट है और इस यूनिट के सहायता से हाट बाज़ारों में सैंपल कलेक्ट करके तुरंत ही वहाँ पर जांच हो जाती थी। इस मोबाइल यूनिट को भेजे 5 महीने से ज़्यादा हो गए हैं और केवल एक नहीं, ऐसे 5 केंद्र सरकार ने मोबाइल यूनिट छत्तीसगढ़ को उपलब्ध कराया था। ये अलग अलग ज़िलों में जाते और वहाँ पर बाज़ारों में सैंपल की जांच होती और ये सैंपल त्वरित जांच करने के बाद रिपोर्ट वहाँ दी जाती। इसके अलावा जन जागरूकता भी फैलाना इसका उद्देश्य था। और ऐसे ये एक नहीं, ये पीछे 4 और मोबाइल यूनिट खड़े हैं जिनको अलग अलग जिलों में भेजना था। लेकिन ये 5 महीने बीतने के बाद इसमें केवल राज्य सरकार को स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के खाद्य जो औषधि प्रशासन शाखा है, उसको केवल इसमें जो नंबर लेना था और इसमें
ऐसा सर्विलांस यूनिट लगाना था कि बाजार ये जो वैन है वो कहाँ जा रही है इसका पता लगाया जा सके। इसका उपयोग, इस मोबाइल वैन का उपयोग अभी तक नहीं किया जा रहा है। पिछले 5 महीनों से ये खड़ी है। हर बार ये कहा जाता है कि सर्विलांस नंबर लेने में और जो हाई सिक्योरिटी नंबर लेने में जो आरटीओ से पंजीयन होने के बाद मिलता है उसमें विलम्ब हो रहा है, जिसके कारण से ये वैन यहाँ खड़ी है। लेकिन सवाल यही है कि ये दोनों जो काम है ये सरकारी विभागों में करने हैं, कितना समय लग जाता है इसमें। अगर किसी निजी संस्था से या किसी निजी व्यक्ति को लेने में ये समय लगता है। 5 महीने बीतने के बावजूद ये यूनिट यहीं खड़ी है और इसी कारण से लोगों को इस यूनिट का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कैमरामैन रमाशंकर के सरानी सदविने और IBC 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ में मानसून ने दस्तक दे दी है। बस्तर संभाग के कई इलाके और राजनांदगांव के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में जब कोई सिस्टम बनेगा तो मानसून और तेजी से सक्रिय हो जाएगा। अगले कुछ दिनों में मानसून रायपुर होते हुए अंबिकापुर तक के कई हिस्सों पर पूरी तरह छा जाएगा। छत्तीसगढ़ में मानसून की शुरुआत सामान्य तौर पर 15 से 16 जून से मापी जाती है। पिछले साल ये 6 दिन पहले ही यानी 9 से 10 जून की रात में ही रायपुर तक पहुंच गया था। छत्तीसगढ़ में मानसून ने दस्तक दे दी है और लगभग जो एक्चुअल मानसून रहता है उसके हिसाब से देखा जाए तो 1 दिन विलंब से पहुंचा हुआ है। हमारे पास ये IMD का एक सैटेलाइट मैप है जो मानसून की गति को बताता है और देखेंगे कि लगभग जो मानसून नीचे साउथ की तरफ से सक्रिय होते आ रहा था, आज लगभग आधे भारत को कवर कर लिया। छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये हिस्सा देख रहे ब्लू लाइन, ये आज की तारीख का बता रहा है कि कब मानसून यहाँ पहुंचा है और ये 16 जून बता रहा है। जबकि एक्चुअल देखा जाए तो जो नॉर्मल रहता है अनुमान के मुताबिक वो 15 जून के आसपास रहता है, लेकिन 1 दिन विलंब से ये पहुंचा है। और जानकारी के मुताबिक जिस प्रकार से मैप दिख रहा है तो उससे लग रहा है ये कि बस्तर और दुर्ग संभाग में सक्रिय हुआ है। मौसम वैज्ञानिक RK वैश्य हमारे साथ मौजूद हैं। कल तक की हमने स्थिति देखी थी कि छत्तीसगढ़ से काफी दूर था मानसून, तो ऐसी क्या वजह रह गई कि अचानक आज एकदम से मानसून छत्तीसगढ़ में पहुंच गया है? क्या सिस्टम बना है? वो सिस्टम की वजह से होता है और दूसरी चीज क्या है, रेनफॉल जो है लगातार जो है 2-3 दिनों तक जो है 2.5 से अधिक हो तो उससे जो है मानसून डिक्लेयर करते हैं। तो ये अभी किस स्थिति में सक्रिय है, कहाँ सक्रिय हो चुका है मानसून कहा जाए? मानसून जो है बस्तर संभाग और दुर्ग संभाग के कुछ हिस्सों में और रायपुर संभाग के थोड़ा सा कुछ हिस्सों में प्रवेश कर गया है। रायपुर शहर की बात करें या राजधानी की बात करें तो ये कब तक प्रवेश कर जाएगा? अब नेक्स्ट आने वाले समय में रायपुर में प्रवेश करेगा। देखिए मौसम वैज्ञानिक जैसा बता रहे हैं, मैप आप देखेंगे छत्तीसगढ़ का तो लगभग नीचे से देखेंगे साउथ से, तो साउथ का जो हिस्सा है वो यानी बस्तर संभाग और दुर्ग संभाग के लगभग जिले कवर हो चुके हैं। सिर्फ अब ऊपर यानी नॉर्थ यानी रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग और सरगुजा संभाग बचा है। और जैसे जैसे सिस्टम बनेगा, क्योंकि उड़ीसा में भी मानसून सक्रिय हो गया है और तटीय इलाकों से यानी बंगाल की खाड़ी से भी मानसून जब सक्रिय होगा तो ये दोनों क्षेत्र से ऊपर बनेगा, तो इसके हिसाब से देखा जाए तो बहुत जल्द ही पूरे छत्तीसगढ़ में मानसून सक्रिय हो जाएगा। हाँ, कैमरामैन संजीव के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। आइए देखते हैं बिग न्यूज। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 2 दिवसीय दौरे पर अपने गृह राज्य गुजरात जाएंगे, जहां वे कई कार्यक्रमों में शिरकत भी करेंगे। 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। इसके बाद वे विरासत वन का दौरा भी करेंगे। राष्ट्रपति चुनाव अगले महीने होने वाले हैं। ऐसे में सरकार और विपक्ष दोनों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से फोन पर बातचीत की। इस बातचीत में राजनाथ सिंह ने उद्धव ठाकरे से राष्ट्रपति चुनावों में एनडीए के उम्मीदवारों के लिए समर्थन मांगा है। देश के अलग अलग राज्यों में पिछले 10 जून को जुमे की नमाज के बाद हुए उपद्रव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सभी संवेदनशील स्थलों पर वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो सके।
महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में उछाल जारी है। यहां लगातार दूसरे दिन 4000 से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में यहां 4255 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही आज 3 मरीजों की कोरोना से मौत भी हुई है। वहीं अब महाराष्ट्र में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 20,634 पहुंच गई है। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। और सबसे पहले बात करते हैं राहुल की। जांजगीर में 10 साल के राहुल को 65 फीट गहरे बोरवेल से सकुशल निकाल लिया गया। 105 घंटे तक चले इस ऑपरेशन में जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और अलग अलग एजेंसियों ने भी जान लगा दी थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद इस पूरे ऑपरेशन का पल पल अपडेट लेते रहे थे। राहुल के परिवार को भरोसा देते रहे थे कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, हम उसे सकुशल बाहर निकाल कर ही रहेंगे। दिल्ली से आते ही सीएम सीधे बिलासपुर में राहुल से मिलने अस्पताल पहुंचे। वहां हालचाल जानने के साथ ही ये ऐलान भी किया कि उसके इलाज और पढ़ाई के सारे खर्चे राज्य सरकार उठाएगी। निकाल ले वो। ठीक है बेटा। 105 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार राहुल साहू को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। देश के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता ने दिखा दिया कि दिन रात की कड़ी मेहनत, समर्पण और जिजीविषा के साथ अगर नेतृत्व की ओर से पूरा सहयोग और प्रोत्साहन मिले तो कुछ भी संभव है। इस पूरे ऑपरेशन को सफल बनाने वाली टीम को मॉनिटर करते रहे और पल पल निर्देश देते रहे सीएम भूपेश बघेल ने ऑपरेशन की सफलता के लिए सभी को बधाई दी। ऑपरेशन 104 घंटा चला और सफल ऑपरेशन रहा और इसमें सारे लोग जो लगे थे उसको मैं बधाई देता हूं, जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से जैसे भी मदद किया, सबका सहयोग हमने लिया। लगातार प्रशासन और हम लोग वॉच कर रहे थे, मिनट टू मिनट उसकी जानकारी ले रहे थे और निर्देश भी दे रहे थे और उसमें सफलता मिली। मैं सबको बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और बच्चा बहुत स्वस्थ है। 10 जून को दोपहर 2 बजे का समय था जब राहुल साहू 65 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया। खबर मिलते ही पूरा प्रशासन सक्रिय हुआ और तुरंत ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर यह सुनिश्चित किया गया कि राहुल को सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद कैमरे के जरिए लगातार राहुल की गतिविधियों पर नजर रखी गई। साथ ही परिजन को मौके पर बुलाकर उनकी आवाज भी राहुल तक पहुंचाई गई। खाने के लिए भी जूस और केले पहुंचाए गए। इस दौरान खुद सीएम भूपेश बघेल हर पल ये मॉनिटर करते रहे कि रेस्क्यू में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आए। साथ ही राहुल के परिजन को भी लगातार वीडियो कॉल के जरिए ये भरोसा दिलाते रहे कि राहुल को सकुशल बाहर लाएंगे। निकाल ले वो। जब का हो सका थे पूरा सब लगाए हैं, पूरा ताकत लगाए हैं, है ना, और पूरा विश्वास है कि उसको सकुशल ऊपर आई, है ना। कुछ घंटा हुए तो निकल जाए। देश के सबसे बड़े रेस्क्यू के पहले दिन 10 जून की रात में ही राहुल को मैनुअल क्रेन के जरिए रस्सी से बाहर लाने की कोशिश की गई। राहुल ने रस्सी को पकड़ने जैसी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो उसके बाद परिजनों की सहमति और एनडीआरएफ के फैसले से तय किया गया कि बोरवेल के किनारे तक खुदाई कर रेस्क्यू किया जाए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ ही ओडिशा और गुजरात से भी रेस्क्यू के लिए स्पेशल टीमों को बुलाया गया। अलग अलग मशीनों से खुदाई शुरू हुई। लगभग 60 फीट की खुदाई किए जाने के बाद पहले रास्ता तैयार किया गया। एनडीआरएफ और सेना के साथ जिला प्रशासन की टीम ने ड्रिलिंग कर बोरवेल तक पहुंचने के लिए सुरंग बनाई। इस दौरान बोरवेल में पानी का लेवल बढ़ने से बचाव में लगे लोगों की चिंता बढ़ गई। कई बार रास्ते में मजबूत चट्टान आने से अभियान में बाधा आई, लेकिन रेस्क्यू में लगी टीम और उसके लीडर सीएम भूपेश बघेल के चट्टानी इरादों के आगे पत्थर की चट्टानों को भी रास्ता देना पड़ा। ये तस्वीरें देखिए, राहुल तस्वीरें देखिए कि किस तरह से रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया है। हाँ, रिकॉर्ड है, बिल्कुल सही बात है। सबकी मेहनत, लगन और सबकी दुआ
और बहुत ही धैर्यपूर्वक अभियान संचालित हुए तेगर कहाँ से संभव हो पाया है। मंगलवार की रात राहुल के निकलते ही ग्रीन कॉरिडोर के जरिए उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां आखिरकार सभी की दुआओं और मजबूत इरादे ने इस ऑपरेशन को सफल बनाया। वहीं राहुल को एक नई जिंदगी मिली। प्रशासन पूरी यहाँ मुस्तैद थी और प्रशासन का बहुत बहुत हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे बच्चे को सही सलामत उसने बोर्ड से निकाल लिया। दिल्ली से रायपुर पहुंचते ही सीएम भूपेश बघेल सबसे पहले बिलासपुर के लिए रवाना हुए, जहां अपोलो अस्पताल पहुंचकर उन्होंने राहुल का हालचाल जाना। ठीक है, ये बेटा राहुल, डॉक्टरों को बेहतर इलाज के निर्देश दिए। काका होने के नाते मैं घोषणा करना चाहता हूं कि राहुल के उपचार और आगे के शिक्षा दीक्षा के पूरा खर्च प्रदेश सरकार उठाएगी। ऐसी स्थिति दोबारा पैदा न हो, इसके लिए सीएम भूपेश बघेल ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पूरे प्रदेश में ऐसे किसी भी खुले बोरवेल को बंद करना सुनिश्चित करें। और अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।